नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मनीष बोचेवाड़ यूट्यूब फैंस चैनल। आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। देखिए दोस्तों, मनोविज्ञान की जो हमने सीरीज स्टार्ट कर रखी है, उस मनोविज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण जो 30 प्रश्न अपने लेवल 2 के हैं, उनके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जो 2011 में हमसे पूछे गए थे। और बोर्ड की आंसर की के आधार पर हम इन प्रश्नों पे चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है। जो विकास के बारे में सत्य कथन नहीं है वो हमें बताना है कि विकास के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो देखिए, विकास अंतःक्रिया का फल है, ये बिल्कुल सही है कि विकास जो है वो अंतःक्रिया का फल है। विकास व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है, ये भी सही है। विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, ये भी सही है। विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर चलता है, ये कथन जो है वो गलत है। और हमें पूछा क्या है, सत्य नहीं है, गलत कथन ही पूछा है हमें। तो विशिष्ट सामान्य विकास जो है, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर चलता है, तो यहाँ हमारा जो है वो डी आंसर हो जाएगा। लेकिन हमें गलत पूछा है तो हमारा क्या होगा, डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। विकास जो है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, न कि विशिष्ट से सामान्य की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक की सोच अमूर्तों की अपेक्षा मूर्त अनुभव और प्रत्यय से होती है। यह अवस्था है 7 से 12 वर्ष तक, 12 से वयस्क तक, 2 से 7 वर्ष तक, जन्म से 2 वर्ष तक। तो बालकों के अंदर सोच जो है वो अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रत्यय से होती है। तो 7 से जो 12 वर्ष के जो बच्चे होते हैं, उनके अंदर जो उनकी सोच है वो अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव जो है वो ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास की किन दोनों के योगदान का परिणाम है। मानव का जो विकास है वो किन दोनों के योगदान का, अभिभावक और अध्यापक का। ये अभिभावक और अध्यापक का जो है वो योगदान नहीं है। सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों का योगदान नहीं है। वंश क्रम और वातावरण का। तो देखिए दोस्तों, वंश क्रम और वातावरण का योगदान विकास है, दोनों का गुणनफल है। ये वंश क्रम और वातावरण का गुणनफल है, जिसे हम क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। तो हमारा यहाँ आंसर क्या होगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि वंश क्रम और वातावरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्याजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारित तत्व नहीं है। प्याजे के अनुसार हमें बताना है जो बौद्धिक विकास का निर्धारित तत्व नहीं है। सामाजिक संरचना, अनुभव, संतुलिनीकरण और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, अनुभव, संतुलिनीकरण, ये दोनों जो है वो जिन प्याजे के अनुसार बौद्धिक विकास के निर्धारक तत्व हैं। लेकिन सामाजिक संचरण जो है वो जिन प्याजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारित तत्व नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यूह अधिक उपयोगी है। जो विशेष प्रकार के जो बच्चे हैं उनको पढ़ाने के लिए किस प्रकार की व्यूह रचना है अधिक। बच्चों को सम्मिलित रूप से कक्षा में चर्चा, अधिक जो बच्चे होते हैं उनके साथ सम्मिलित रूप से चर्चा नहीं। विद्यार्थियों को सम्मिलित करते हुए अध्यापक द्वारा निर्देशन नहीं। सहकारी अधिगम या पीयर ट्यूरिंग। तो यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सहकारी अधिगम और प्योर ट्यूरिंग के द्वारा जो है वो बच्चों को पढ़ाना चाहिए। अध्यापक के लिए योग्यता आधारित समूहीकरण नहीं, ये भी गलत है। तो हमारा यहाँ आंसर क्या होगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों और रक्तियों के प्रति सजगता की विशेषता है। ये समस्या को जानने का अर्थ और योग्यता और वातावरण की कौन से बालकों की विशेषता है, प्रतिभाशाली बालकों की, सामान्य बालकों की, सृजनशील बालकों की, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, ये प्रतिभाशाली बालकों की विशेषता नहीं है, नहीं सामान्य बालकों की विशेषता है। ये कौन से बालकों की विशेषता है, सृजनशील बालकों की विशेषता है। ये विशेषता क्या है कि जानने की योग्यता, समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता होती है। वातावरण में क्या कमियां हैं, क्या दोष हैं, उनकी सजगता जो है वो सृजनशील बालकों के अंदर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कॉलेज जाने वाली लड़की ने फर्श पर कोट फेंकने की आदत डाल ली है। लड़की की मां ने उससे कहा कि कमरे से बाहर जाओ और कोट को खूंटी से टांगो। लड़की अगली बार घर में प्रवेश करती है, कोट को हाथ पर रखकर अलमारी की तरफ जाकर कोट को
पूरी तरह टांग देते हैं, यह उदाहरण किसका है? तो ये श्रृंखलागत अधिगम का है, उद्दीपन अनुक्रिया का अधिगम है, प्रत्यय अधिगम का है, इनमें से कोई नहीं। तो ये तो इन्हों हमारे यहाँ आंसर नहीं हो सकते। उद्दीपन अनुक्रिया का अधिगम, उद्दीपन कोई उद्दीपक जो है वो व्यक्ति के सामने प्रस्तुत किया जाता है, उसके प्रति अगर कोई प्रक्रिया होती है तो उसके परिणाम स्वरूप ये उद्दीपन अनुक्रिया का अधिगम होता है। लेकिन हमारा यहाँ आंसर क्या होगा? श्रृंखलागत अधिगम है। उसने अपने आप को जो है वो इस तरह से ढाल लिया है कि वो एक श्रृंखला के अंदर काम कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? बाह्य अभिप्रेरणा में समावेशित किया जाता है प्रशंसा व दोष को, प्रतिद्वंदिता को, पुरस्कार व दंड को, परिणाम व ज्ञान को। तो यहाँ पे हमें बताना है ए व सी सही है, केवल बी सही है, ए बी और सी तीनों सही हैं, इनमें से सभी। देखिए बाह्य अभिप्रेरणा है, उसमें प्रशंसा व दोषारोपण को भी स्वीकार किया जाता है, प्रतिद्वंदिता को भी स्वीकार किया जाता है, पुरस्कार व दंड को भी स्वीकार किया जाता है, परिणाम का ज्ञान भी स्वीकार किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी, इनमें से सभी जो हैं वो क्या है? बाह्य अभिप्रेरणा में समावित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देख के सीखते हैं, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देख करके सीखते हैं, ना कि प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा सीखते हैं। तो प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा नहीं सीखते हैं बल्कि किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार को देख करके सीखते हैं। सामाजिक अधिगम है, अनुबंधन है, प्रायोगिक अधिगम है, आकस्मिक अधिगम है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा सामाजिक अधिगम। दूसरों के व्यवहार को देख करके अपने व्यवहार के अंदर कुछ परिवर्तन करना, तो वो क्या है? सामाजिक अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम निर्योग्यता का लक्षण क्या है? अधिगम निर्योग्यता का लक्षण क्या है? भागने की प्रवृत्ति, अशांत ऊर्जावान और विध्वंसक होना, उसके बाद में अवधान संबंधी अभिप्रेरणा का अभाव। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा अवधान संबंधी बाधा। अवधान संबंधी बाधा जो है वो भागने को या अधिगम को जो है वो निर्योग्यता के रूप में, लक्षण के रूप में प्रभावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक कौन सा है? अधिगम को प्रभावित करने वाला संचार के साधन जो है वो व्यक्ति कारक के अंतर्गत नहीं आते। समवयस्क समूह भी व्यक्तिगत कारक के अंतर्गत नहीं आता। अध्यापक जो है वो खुद व्यक्तिगत कारक के अंतर्गत नहीं आता। परिपक्वता और आयु, ये जो कारक है वो व्यक्तिगत कारक है। परिपक्वता और आयु जो है वो क्या करती है? अधिगम को प्रभावित करती है। तो यहाँ हमारा क्या आंसर सही होगा? डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्रिकेट खिलाड़ी अपने गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है पर उस बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं कर सकता, इसे क्या कहेंगे? विध्यात्मक प्रशिक्षण अंतरण, निषेधात्मक प्रशिक्षण अंतरण, शून्य प्रशिक्षण अंतरण, इनमें से कोई नहीं। तो ये बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है कि कोई एक काम को तो कर लेते हैं लेकिन दूसरे काम को नहीं कर पाते, तो वो अधिगम के किस अंतर्गत क्या आएगा? तो ये शून्य अधिगम के अंतर्गत आएगा। शून्य अधिगम अंतरण या शून्य प्रशिक्षण अंतरण हमारा यहाँ आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है? कौन सा कथन व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है? पूर्ण अभिव्यक्ति, संगीतकरण और सामान्य लक्ष्य की ओर निर्देशन, मानसिक विकारों का न होना, व्यक्तित्व के विकारों से मुक्ति, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ हमारा आंसर होगा पूर्ण अभिव्यक्ति, संगीतकरण और सामान्य लक्ष्य की ओर निर्देशन जो है वो मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्राइड, प्याजे और अन्य मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व के विकास को विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है, परंतु प्याजे ने उसके बारे में क्या कहा है वो हमें बताना है। तो प्याजे ने कहा है कि विकास की अवस्थाएं वातावरण से संबंधित होती हैं, नहीं होती हैं। कहा है कि शेषावस्था के अनुभव ही अधिक प्रभावित करते हैं, बाकी अवस्थाओं के सम्मिलित प्रभाव नहीं है, ये भी नहीं है। विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में प्याजे ने जरूर कहा है। तो यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर सही होगा कि प्याजे ने विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग
किसके समान अर्थ में किया है? क्या वो बुद्धि के अर्थ में किया है, सृजनात्मकता के अर्थ में किया है, उपयुक्त दोनों में किया है, इनमें से कोई नहीं। तो गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन का प्रयोग जो है वो सृजनात्मकता के लिए किया है। यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रुचि के बारे में सत्य नहीं है? हमें ऐसा कथन बताना है जो कि रुचि के बारे में सत्य नहीं है। रुचि जन्मजात और अर्जित दोनों होती हैं। रुचियां समय के अनुसार बदलती रहती हैं। रुचियां समय के अनुसार बदलती रहती हैं, ये बात सही है। और रुचियां योग्यता और अभिक्षमताओं से संबंधित नहीं होती हैं, बिल्कुल सही है। रुचियां व्यवहार के आकर्षण और विकर्षण से प्रतिबिंब नहीं है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन हमें बताना क्या है? सत्य नहीं है। रुचियां जन्मजात और अर्जित दोनों होती हैं। रुचियां जन्मजात और अर्जित दोनों होती हैं, ये हमारा सत्य कथन नहीं है। तो यह हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिवर्ती। अभिवर्ती क्या है? एक भावनात्मक प्रवृत्ति जो अनुभव के द्वारा संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति पसंद या नापसंद के रूप में प्रतिक्रिया करती है। एक ऐसी विशेषता जो व्यक्ति को योग्यता का परिचायक है, जिसे किसी प्रदत्त क्षेत्र के विशिष्ट प्रशिक्षण ज्ञान और कौशल से सीखा जा सकता है। व्यक्ति की बीजभूत अक्षमता की विशिष्ट प्रकार की होती है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, अभिवर्तियां जो होती हैं वो एक भावनात्मक प्रवृत्ति है जो अनुभव के द्वारा संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति पसंद या नापसंद के रूप में प्रतिक्रिया देती है। तो हमारा यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर का ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का 18 नंबर क्वेश्चन है, व्यक्तित्व और बुद्धि में वंश कर्म की क्या भूमिका होती है? क्या वो नाम मात्र की भूमिका होती है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है, अपूर्वानुमेय भूमिका होती है, आकर्षण भूमिका होती है? तो व्यक्तित्व और बुद्धि में वंश कर्म की दोस्तों नाम मात्र की भूमिका होती है। यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए। नाम मात्र की भूमिका होती है बुद्धि और वंश कर्म में व्यक्तित्व की। उसके बाद में देखिए, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उसका भंडार गृह निम्न में से कौन सा है? इदम, अहम, पराहम और इदम और अहम। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आंसर होगा इदम। जिन आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार गृह कौन सा है? इदम। ये जो है वो बोर्ड की आंसर की के आधार पे है, इदम। उसके बाद में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा तंत्र। रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है हिंसा से निपटने में, दबाव से निपटने में, थकान से निपटने में, अजनबी से निपटने में। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा दोस्तों, दबाव से निपटने में जो है वो रक्षा तंत्र हमारी क्या करता है? सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक निर्योग्यता वाले व्यक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति रक्षा तंत्र में सबसे संतोषजनक है? तो तदात्मीकरण, विवेकीकरण, अतिकल्पना, इनमें से कोई नहीं। अतिकल्पना जो है वो शारीरिक निर्योग्यता वाले व्यक्ति के लिए जो है वो संतोषजनक युक्ति या रक्षा तंत्र है। तो यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी जो है हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक प्रसंग बोध प्रशिक्षण 3 से 10 वर्ष की आयु में बालकों के लिए बनाया गया है। इस परीक्षण में कार्ड के प्रति स्थापित किए गए हैं। कौन से कार्ड जो है वो स्थापित किए गए हैं? सजीव वस्तुओं के स्थान पर निर्जीव वस्तुओं को नहीं, लोगों के स्थान पर जानवरों को, पुरुषों के स्थान पर महिलाओं को नहीं, वयस्क के स्थान पर बालकों को नहीं। तो यहाँ पे 3 से 10 वर्ष के बालकों के लिए जो प्रसंग बोध के कार्ड बनाए गए हैं उनमें लोगों के स्थान पर जानवरों के चित्र जो है वो बनाए गए हैं। तो यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृजनशीलता के पोषण के लिए एक अध्यापक को निम्नलिखित में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए? सृजनशीलता के पोषण के लिए विचारावेश, व्याख्यान विधि, दृश्य सर्वे सामग्री, इनमें से सभी। तो विचारावेश जो है उस अध्यापक को सृजनशीलता के पोषण के लिए काम में लेना चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है, हमें बताना है कि कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। तो आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था नहीं है, आवश्यकता शारीरिक वंचना की नहीं है। उसके बाद में अंतर्नोद आवश्यकता का मनोवैज्ञानिक परिणाम है। आवश्यकता और अंतर्नोद समान नहीं है बल्कि समानांतर है। मूल प्रवृत्तियां आंतरिक जैविक बल है। तो मूल प्रवृत्तियां जो है वो आंतरिक जैविक बल है। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था नहीं है। तो ये क्वेश्चन जो है
वो हमारा क्या होगा, राइट होगा। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह कितने घंटे निर्धारित किए गए हैं? 40 घंटे, 45 घंटे, 50 घंटे, 55 घंटे। तो यहाँ पे 40 घंटों का जो है वो क्या किया गया है, निर्धारण किया गया है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में अध्यापक को निम्नलिखित में से किस दायित्व को पूरा करना होगा? विद्यालय में नियमित रूप से समय पर उपस्थित होना होगा, बिल्कुल राइट बात है। पाठ्यक्रम का संचालन पूरा करना होगा, यह भी सही बात है। संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा करना होगा, यह भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी। ये जो सभी बातें हैं वो अध्यापक को पूरी करनी होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ क्रियाओं की अनुशंसा की गई है। पाठ्यक्रम रूपरेखा में निम्नलिखित में से सूचीबद्ध किसे किया गया है? तो ये किया गया है, महिलाओं के प्रति आदर और जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया जाए, नैतिक शिक्षा को बढ़ाया जाए, शांति शिक्षा को एक अलग विषय के रूप में पढ़ाया जाए, शांति शिक्षा को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा महिलाओं के प्रति आदर जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए। उसके बाद में है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में बातचीत किसकी की गई है? ज्ञान स्थायी है, वह दिया जाता है, से ज्ञान का विकास होता है और इसकी संरचना की जाती है। शैक्षिक केंद्रों के विषय के अंदर होने पर इसकी बातचीत नहीं की गई है। विद्यार्थी केंद्रीय अध्यापक केंद्रित की ओर नहीं, इसकी भी जो है वो बात एनसीएफ 2005 नहीं करता है। बाल केंद्रित की बात करता है, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा यहाँ आंसर हो जाएगा कि ज्ञान जो है वह स्थायी होता है, वह दिया जाता है, ज्ञान से उसका और विकास होता है, इसकी संरचना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य क्या है? नवीन ज्ञान की खोज। क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य क्या है? नवीन ज्ञान की खोज नहीं। शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास नहीं। विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार। ये बिल्कुल हमारा राइट आंसर है। यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी। विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली जो है उसको सुधार करने का काम किसका है? क्रियात्मक अनुसंधान का है। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधार में निम्नलिखित में से किसका सुधार को जो है वो समझाया गया है या सुझाया गया है? तो खुली पुस्तक परीक्षा को सुझाया गया है, ये बिल्कुल सही है। सतत, निरंतर और व्यापक मूल्यांकन के बारे में भी बताया गया है। सामूहिक कार्य मूल्यांकन को भी बताया गया है। इनमें से सभी, तो यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी जो है वो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अंदर, एनसीएफ 2005 के अंदर इनको समझाया गया है। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। हाँ, यदि आपने हमारा लेवल 1 वाला मनोविज्ञान का वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, वो भी आप जा कर के देख लें। ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही अच्छे साबित होंगे, बहुत से बार जो है वो रिपीट होंगे। मनोविज्ञान का पहला वीडियो देखना, उसमें आपको 2 से 3 क्वेश्चन जो है वो रिपीटेड मिलेंगे 2011 के लेवल 1 और लेवल 2 के लिए। धन्यवाद।